वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के दिसंबर माह के अंक का जो है वो वर्ष भर का पुनरावलोकन है और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा काफ़ी विस्तार में आर्टिकल लिखा गया, इसलिए इस बार इसको 4 पार्ट में करना पड़ा है। तो उसके आखिरी पार्ट में हम भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो रोड मैप है और ज्ञान और तकनीकी केंद्र के रूप में भारत, इन दो आर्टिकल को हम समझेंगे। और इस योजना में ये 2 आर्टिकल इतना बढ़िया लिखा हुआ है कि इसमें मैंने एक भी शब्द कम या जोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत काट छाट किया है, लेकिन एज इट इज रखने की कोशिश की है, जो कि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये जो पहला आर्टिकल लिखा गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए रोड मैप, ये जो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव हैं उनके द्वारा लिखा गया है। और दूसरा जो है ज्ञान और तकनीकी के केंद्र के रूप में भारत, ये BK सारस्वत हैं, पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO और नीति आयोग के सदस्य हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। और इतना बढ़िया से ये भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं को समझाया गया है, इसमें समझाने की कोशिश की गई है। सारस्वत जी की तो इतनी बढ़िया से समझाई गई है कि मैंने उसमें कुछ भी, बस उसको मेरा काम है कि आपको सरल शब्दों में, आपके आसपास के शब्दों में हम समझाने के दौरान, लिखने के दौरान उसमें है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए ज़रा इसको हम आज अच्छे से धीरे धीरे ही समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। और आपको जैसे पता ही है कि एक विज्ञान प्रौद्योगिकी के सचिव ही हैं, एक नीति आयोग के सदस्य हैं, DRDO के अध्यक्ष हैं। DRDO के अध्यक्ष कभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी रहे हैं। तो ऐसे में हम उनमें क्या जोड़े और घटाएं, हम उसको जो उन्होंने कहना चाहते हैं उसको उस तरह से हम समझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी जैसे कि योजना एनालिसिस है, तो एनालिसिस में कुछ क्या किया जाता है कि जो भी पूरे टॉपिक रहते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के समझने की कोशिश की जाती है। देखिए BK सारस्वत जी, यानी जो दूसरा आर्टिकल है, वो तो उन्होंने खुद ही अपने आप उन्होंने हेडिंग आदि दे दी है ढंग से, इसलिए उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें मैंने अपनी सुविधा के अनुसार ये हेडिंग डाली है और इस हेडिंग के जरिए उनकी पूरे आर्टिकल को हम इन हेडिंग के टुकड़ों में समझने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़ा आपको PDF भी आपके वीडियो के हैंडआउट्स में मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंडआउट में रहता है। कभी 1-2 दिन बाद, छुट्टियां आदि रहने के कारण 1-2 दिन बाद मिलता है, PDF मिल जाता है, नहीं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहां से PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़्यादा समय न करके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे रोचक चीज़ को भी कितने बढ़िया से बताया जा सकता है, ये सब ज्ञान की ही बातें हैं। तो परिचय के रूप में देखा जाए तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये विज्ञान प्रौद्योगिकी सचिव द्वारा लिखा गया है कि देखिए, पिछले दशक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति असाधारण रही है और कहीं ना कहीं इसमें अटूट प्रतिबद्धता रही है हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए और रणनीतिक पहलों से प्रेरित रहे हैं। जैसे कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे राष्ट्र वैश्विक नेतृत्व की ओर अपना रास्ता बना रहा है, वह परिवर्तनकारी विकास, ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट। अब देखिए, उस आर्टिकल में हिंदी अनुवाद में विघटनकारी किया है, यानी अर्थ का अनर्थ कर दिया है। इंग्लिश में नहीं है, लेकिन हिंदी में तो वो सब चीजें मैंने की है, बाकी उसी तरह की चीजें हैं। परिवर्तनकारी विकास को उत्प्रेरित करने के लिए अपने तकनीकी कौशल, युवा और गतिशील कार्यबल, मजबूत सार्वजनिक निजी क्षेत्र के सहयोग का लाभ उठाने के लिए भारत तैयार है। और इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी का रणनीतिक उपयोग करके भारत का लक्ष्य है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटना है, सतत आर्थिक विकास को प्राप्त करना है और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करना है। यानी इन सारे जो हमारे पास अवसर और जो हमारा लक्ष्य है, इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या करेगा, आर्थिक विकास के लिए मजबूत हमारे लिए लक्ष्य करेगा, चुनौतियां जो है हमारे लिए उसको निपटना है और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और वैश्विक मंच पे हमारा पहचान सुनिश्चित कराएगा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि सबसे पहले ये बताते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धियां रही हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले दशकों में भारत ने बहुत बेहतर प्रगति की है, तो क्या प्रगति की है पिछले एक दशक में, यानी 2014 के बाद की बात ये कह रहे हैं, उसमें जरा देखते हैं। तो देखिए, विज्ञान और अनुसंधान में अपनी वैश्विक स्थिति में हमने उल्लेखनीय प्रगति किया है। जो 2010 में हम 7वें स्थान थे, अब ये बढ़ के हम सिर्फ 3रे स्थान पे हो गए हैं। हमारे से पहले सिर्फ 2 देश हैं
जो हमसे अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं भारत के वैज्ञानिक और अनुसंधान, मतलब वैश्विक स्तर पे वैज्ञानिक और अनुसंधान में। भारत ने वार्षिक वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। पीएचडी, विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी, जो कि काफी बड़ी उपाधि मानी जाती है अध्ययन के क्षेत्र में, उसकी भी संख्या जो है अब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पे हम पहुंच गए हैं। एक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति का मानता है कि हमने कितना इनोवेशन किया। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक या ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में हमारा प्रदर्शन इसको दिखाएगा कि हमने नवाचार में कितनी प्रगति की है। तो देखिए 2014 में हम 81वें स्थान पे थे, 81st स्थान पे थे। आज हम 39th स्थान पे हो गए हैं, यानी कि कहीं न कहीं हमने 42 स्थानों की कमी या छलांग मारी है, इतनी हम ऊपर पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें बता रही कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धि कर रहा है। 2008 से 2023 के बीच में हमारी पेटेंट फाइलिंग दुगनी हो गई है। हालांकि इन्होंने जब आंकड़ा लिखा होगा तो उस समय अभी वीपो की रिपोर्ट नहीं आई है, मैं उसको भी बता दूंगा। तो उस समय देखिए हमारी पेटेंट फाइलिंग जो है 2018 से 23 है, अब हम 82,811 पेटेंट फाइलिंग के साथ विश्व में 6ठे स्थान पे हैं। हम वर्तमान में भी विश्व में 6ठे स्थान पे हैं 2024 में भी, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा हमने उसमें लगभग दुगनी की पेटेंट फाइलिंग की वृद्धि की है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान उपलब्धि है। इसमें इन्होंने पिछले साल का ही दिया है क्योंकि उनके पास पिछले साल का ही डेटा रहा होगा, लेकिन मेरे पास वीपो का डेटा चूंकि मैं पढ़ाता रहता हूं तो मुझे पता है कि ये 6ठे स्थान पर ही, लेकिन अब हमारी पेटेंट फाइलिंग पिछले साल की अपेक्षा दूनी हो गई है। हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भी हाल में उल्लेखनीय विस्तार किया है। यूनिकॉर्न की तीसरी बड़ी संख्या हमारे पास है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हमारे पास हैं और देश में अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे पास है। स्टार्टअप मतलब जो नया शुरुआत करने की, नई आइडिया और नया बिजनेस शुरुआत करने की, दुनिया में तीसरा हम स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे पास है। ये आंकड़े स्टार्टअप के आंकड़ों में भी दिखाई देते हैं। 2016 में हमारे पास मात्र 450 इकोसिस्टम स्टार्टअप थे। 2024 में 1,40,000 स्टार्टअप है, उसमें से 115 से ज्यादा तो यूनिकॉर्न है। और यह कहीं ना कहीं बताता है कि भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में यह रणनीतिक निवेश और तेजी से जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संचालित यह प्रगति सामूहिक रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रही है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक सचिव ये बताते हैं कि ये उपलब्धियां हैं, इस पे हम गौरवान्वित हो सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कुछ कमियां या चुनौतियां बनी हुई हैं। उनको भी हमें जो है कैटर करना है, उनका भी हमें हल ढूंढना पड़ेगा, उनका भी हमें विकल्प तलाशना पड़ेगा, या उनसे भी हमें पार पाना पड़ेगा चुनौतियों पर। तब हम वाकई में जो अभी दूसरे तीसरे में है, हम आखिर वैश्विक नेता बन सकते हैं। क्योंकि जो अगर देखिए दुनिया के जो 2 देश हैं वो अगर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमसे आगे हैं तो बाकी क्षेत्रों में भी वो हमसे आगे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था आपके सामरिक क्षमता से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यानी सीधे सीधे जुड़ा हुआ है कि आप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जितनी तरक्की करेंगे, आपकी अर्थव्यवस्था और आपकी वैज्ञानिक और रणनीतिक प्रगति भी, आपकी सैन्य ताकत भी या और भी स्ट्रेटेजिक ताकत भी उसी संदर्भ में बढ़ती जाती है। देखिए जो कमी है, चुनौती ये कह रहे हैं कि किन चुनौतियों को हमें पार करना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, उसमें ये कह रहे हैं कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यद्यपि हमने अनुसंधान और विकास में बेहतर किया है, पहले से काफी अच्छा किया, लगभग 1,37,000 करोड़ के आसपास किया, जो दूसरे आर्टिकल में आपको, सारस्वत जी के आर्टिकल में आपको मिलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जीडीपी के प्रतिशत के रूप में क्या होता है, हमें जरा समझाते हैं। जैसे आपने कोई एक्स अमाउंट खर्च किया और आपका कोई वाई जीडीपी है, तो वो उसके प्रतिशत के रूप में आपका अमाउंट कितना होता है वो दिखाता है कि आप जीडीपी माने आपने पूरे देश ने कुल कितना उत्पादन किया और उसका कितना हिस्सा किसी चीज पर खर्च किया। ये पता चलता है कि उस क्षेत्र का हमारे लिए महत्व। अब देखिए जीडीपी का हम देखा जाए तो मात्र 6.4% हिस्सा खर्च कर रहे हैं
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देश के अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर व्यय अपेक्षाकृत मामूली है, मात्र 6.4%, मात्र 6.4%। और अगर आप एग्रीकल्चर में जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हमने पढ़ा ही चुका है, आप लोग तो पढ़े ही होंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे तो ये डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट पे ओवरऑल एग्रीकल्चर के जीडीपी का 0.5% ही है। तो यानी कहीं ना कहीं और में ओवरऑल तो तब भी ठीक है, एग्रीकल्चर में तो हमारी और भी खराब स्थिति है। जबकि दुनिया का देखा जाए औसत तो 1.79% से औसत से वैश्विक स्तर पे खर्च हो रहा है, यानी ओवरऑल वैश्विक जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 1.79% खर्च हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं 0.6, यानी देखा जाए तो लगभग 1/3 ही खर्च कर रहे हैं हम वैश्विक जीडीपी, भारत के जीडीपी का अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और दुनिया के जो हमसे बेहतर देश हैं, जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे चीन, ये 2.43% कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका 3.46% कर रहा है, दक्षिण कोरिया 4.93% कर रहा है। इसलिए जब आप वीपो में देखेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम पेटेंट फाइलिंग में जाके देखेंगे ना, तो यहां पे हमसे पहले ये देश हैं। चीन की तो चलो अर्थव्यवस्था बड़ी है, अमेरिका की भी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन दक्षिण कोरिया भी हमसे बेहतर स्थिति में। क्यों? क्योंकि देखिए वो अपने जीडीपी का लगभग 5% खर्च कर रहा है। तो ये वो क्षेत्र है जहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमें अपने अनुसंधान और विकास में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास में खर्च बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। एक कमी ये, दूसरी कमी इसी से निकली हुई है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कमी है खर्च में, वो क्यों है? उसके पीछे कारण है कि जैसे जो अमेरिका या चीन या साउथ कोरिया में अभी आप देख रहे थे कि वो जीडीपी के ठीक ठाक प्रतिशत के रूप में खर्च कर रहे हैं, औसत से ज्यादा कर रहे हैं, उसके पीछे वजह है कि वहां पे निजी क्षेत्र द्वारा रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्च किया जा रहा है। जबकि भारत में निजी क्षेत्र ओवरऑल जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है उसका मात्र 37%, 36 कुछ परसेंट है, अभी सारस्वत जी के जो आप लेख देखेंगे उसमें मिल जाएगा। तो मात्र 37% है, 63% सरकार द्वारा किया जा रहा है। यानी हमारे यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट पे, विज्ञान प्रौद्योगिकी में जितना काम हो रहा है वो सबका ज्यादा से ज्यादा अधिकांश या लायन शेयर किसके द्वारा किया जा रहा है? सरकार का द्वारा। हाल फिलहाल में वो भी 36-37% पहुंचा है, नहीं उसके पहले तो रिसर्च का मतलब है कि सरकार के द्वारा ही रिसर्च एक प्रमुख चीज सामने थी। तो ये एक पहलू है कि हमें निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करना होगा कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में योगदान दे, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट ही वो चीज है जिसमें वो योगदान करके, जिसमें वो निवेश करके वो अपने लाभ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड तक ट्रांसफॉर्मेटिव रूप से चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव एक बहुत ज्यादा ना रिवोल्यूशनरी ढंग से चेंज कर सकते हैं, ये बात कह रहे हैं। तो ये निजी क्षेत्र की जो निवेश की कमी है इसको भी ध्यान रखने की जरूरत। एक और चीज है कि अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी मानव पूंजी की कम भागीदारी। हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग जो है रिसर्च और डेवलपमेंट पे जाते हैं। देखिए 10 लाख पर, ओवरऑल 10 लाख पर देखा जाए तो पेशेवर रूप से रिसर्च और डेवलपमेंट वाले 262 हैं, बहुत कम है। इससे भी हमें बढ़ावा देने की जरूरत है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में मानव पूंजी को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। हमारी उपलब्धियां तो हैं, इन चुनौतियों के बाद भी हमारी उपलब्धियां भी हम पहले देख चुके हैं। अगर ये चुनौतियां दूर हो जाए, वैश्विक स्तर के आधार पर पहुंच जाए, तो जो हम 3 में हो सकता हम पहले में भी पहुंच सके, पहले दूसरे में तो पहुंचे ही सकते हैं। ठीक है, अब यह है कि हमारे सामने, ये तो हमने विज्ञान प्रौद्योगिकी उपलब्धि और चुनौती देख ली, कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके लिए जो हमारे सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उसके निपटने में ये कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है या हमारे लिए विकास के कैसे अवसर खोल सकता है, इसमें भी समझेंगे। और जो दूसरा आर्टिकल है उसमें तो और डिटेल से समझाया गया है। तो देखिए, उल्लेखनीय है कि उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत को उन समाधानों की प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती हो। हमें ऐसे जो है रास्ते ढूंढने होंगे जो हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार फिट बैठी हो। हम उन ट्रांसफॉर्मेटिव प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो तकनीकी संप्रभुता, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाती है। तकनीकी संप्रभुता क्या है कि हमें आज देखिए, हम बताते हैं कि आज हमारा तेजस बन के तैयार है MK1, लेकिन हमें वो नहीं मिल रहा। क्या? इंजन नहीं मिल रहा है।
हमारे पास अगर फाइटर जेट का इंजन होता तो आज हमारा तेजस नहीं, तेजस MK2 ही नहीं, हमारा एमका पर भी काम शुरू हो सकता था। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे लिए तकनीकी रूप से हमारी संप्रभुता को प्रभावित करती है। तो हमें उस पर भी ध्यान देना है, हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी ध्यान देना है, हमें सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान देना है, हमें रिसाइलेंस पर भी ध्यान देना है, और हमें ऐसा संसाधन अनुकूल बनाना है। इस चीजों को भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और इन्हीं पहलुओं को देखिए एक एक करके इन्होंने समझाने की कोशिश की है, जो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव के शमन की प्रौद्योगिकी की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन अब वो आने वाली समस्या नहीं है, वो आ चुकी समस्या है। तो ऐसे में उसके शमन के लिए हमें प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी प्रौद्योगिकी? ई मोबिलिटी, ईवी जिसे कहते हैं, उनकी जरूरत है। ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइजर आदि यानी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और उसकी पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। परमाणु ऊर्जा और इसमें भी खास तौर से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए प्रयास करने की जरूरत है। फोटोवोल्टिक और सौर सेल जैसी परिवर्तनकारी तकनीकों की आवश्यकता है। और इन प्रणालियों से क्या होगा? इनको अपनाने से हमारी अर्थव्यवस्था डीकार्बनाइज होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा और हम अपने नेट जीरो वाले जो लक्ष्य है उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इनमें रणनीतिक स्वायत्तता के लिए भी इन क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला की एक मजबूत क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि ई मोबिलिटी का हो चाहे फोटोवोल्टिक जैसे चीजों का हो, हम जितना चाहिए उतना विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र की जो प्रौद्योगिकी है, छोटी छोटी प्रौद्योगिकी, मिनरल्स रिसर्च उत्खनन से लेके उसके लिए हम ज्यादातर अपने सबसे बड़े एडवर्सरी चीन पे निर्भर है। एक तरफ हम उसके साथ देखा जाए तो कमोवेश रूप से सामान्य पड़ोसी वाला डिप्लोमेटिक संबंध, तो चलो जो सामान्य पड़ोसी के हमारे संबंध है, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, वह भी नहीं डेवलप है। और दूसरे तरफ वो हमारा इन चीजों का हम सबसे बड़ा आयात उससे करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से जो हमारी संप्रभुता है उसको, या स्ट्रेटेजिक रूप से हमारे लिए चिंता है, तो हमें इन पहलू पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ये कह रहा है। साइबर युद्ध और उन्नत हथियारों के प्रसार का भी मुकाबला करने की हमें जरूरत है, और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की क्षमता को विकसित करने के लिए आवश्यकता है। ठीक है, तो ये पहलू भी है। दीर्घकालिक संसाधन स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, शहरी क्षेत्रों में भी आबादी बढ़ रही है, कृषि भूमि कम हो रहा है, लोग ज्यादा हो रहे हैं, उनके फूड पैटर्न्स बदल रहे हैं, ऐसे में हमें संसाधनों की, खासतौर से खाद्य संसाधनों की बहुत जरूरत है। हमारे पास भोजन पानी पर दबाव बढ़ेगा। भोजन पानी पे कैसे दबाव बनेगा? जनसंख्या बढ़ने से, शहरीकरण बढ़ने से। शहर कहां पे बढ़ेंगे? शहर बढ़ेंगे कहां पे? खेती वाले जमीन में, या जमीन पे बनेंगे, उनको पानी चाहिए होगा। तो वो चीजें कहीं ना कहीं से तो आई है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं की दूसरी दुनिया से, दूसरे गोले से पानी और वो लाए, इसी दुनिया से उनको चाहिए। तो ऐसे में हमारे खाद्यान्न पे भी दबाव बनेगा। उसके लिए हमें ऐसे कृषि प्रौद्योगिकी की जरूरत है जो इस रिसोर्स की स्थिति को इसमें सस्टेनेबिलिटी ला दे। उसके लिए प्रिसाइज फार्मिंग टेक्नोलॉजी होती है, सटीक फार्मिंग कृषि। कृषि को जब जितना पानी की जरूरत हो, जब जितने खाद की जरूरत हो, जब जितने और भी चीजों की उसके न्यूट्रिएंट की जरूरत हो, उसी समय उसे मिले। इसमें क्या है कि कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की इसमें आवश्यकता है, और इस क्षेत्र में रिसर्च की भी जरूरत है। साथ ही साथ हमें गहरे समुद्र और गहरे अंतरिक्ष में अन्वेषण करने के लिए भी प्रौद्योगिकियों की जरूरत है। आज दुनिया के सामने अंतरिक्ष और सागर, खास सागर में भी डीप सागर, ये पूरे मानवता के लिए हैं। ये किसी देश की सीमा से परे हैं। यानी जो अंतरिक्ष है, यानी अपने जो आप क्या कह सकते हो कि जो वायु सीमा है उससे ऊपर का अंतरिक्ष, और आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का समुद्र, ये सब पूरी मानवता के लिए है। लेकिन कहने के लिए मानवता के लिए है। उसका लाभ वही ले पाएगा जो तकनीकी रूप से सक्षम होगा, जो वहां पे भेज भी नहीं। कहने को तो यह है, तो उसके रिसर्च का फायदा सबको मिलेगा, लेकिन कहने और करने में बहुत फायदा अंतर होता है। आपको अगर इस सबके वाले, इस जो कॉमन गुड्स का लाभ लेना है, तो आपके पास वैसी प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। और इसके लिए
आपको देखिए उन्नत विनिर्माण होना चाहिए, एआई संचालित अनुकूलन होना चाहिए, क्वांटम सेंसर और गहरे समुद्र में खनन और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। परेशान मत होइए, इनमें से आगे जब आप सारस्वत जी का लेख पढ़ेंगे तो इनमें से कई सारी चीजों को वो व्यवहारिक रूप से अपने यहां बताएं। इसलिए कह रहे थे कि ये दोनों आर्टिकल बहुत ही उम्दा है हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी और हमारे पूरे दृष्टिकोण को समझने के लेकर। ठीक है, अपने वृद्ध आबादी के जीवन को बेहतर बनाने की आवश्यकता भी है। क्यों है? आज हमारे अर्थव्यवस्था में हमारे वृद्ध आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर 10-11% है, लेकिन यह है कि 2050 तक ये संख्या बढ़ के लगभग 20% के आसपास, 19-20% के आसपास हो जाएगी और 2050 तक हम 150-165 करोड़ के आसपास हमारी आबादी हो जाएगी। तो भले जनसंख्या 20% रहेगी, लेकिन 30-33 करोड़ की आबादी हो जाएगी। और जैसे जैसे स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार हो रहा है, हमारे यहाँ पे वृद्ध लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, वो लंबा जीवन जिएंगे और लंबा जीवन के साथ साथ उनको चुनौतियां भी आएंगी, उनको देखभाल करने की भी जरूरत होगी। तो ऐसे में भी ये है कि हमें लगातार इसके लिए ऐसे प्रौद्योगिकी सहित स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति, वृद्ध समाज से जुड़ी स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों का समाधान करने पर भी हमें बल देना पड़ेगा। हम स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को आधुनिक बनाने पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली के लिए निवारक स्वास्थ्य सेवा की कैसे स्वस्थ जीवन शैली बने, इसके लिए भी हमें पहल करने की, रिसर्च करने की आवश्यकता है। ये प्रगति दिखा रहे हैं ना कैसे हमारी प्रगति होगी। तो ये चुनौतियां हैं जिन क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। शहर को सतत दृष्टि से व्यवहार बनाने की जरूरत है। शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। 2050 तक हमारे यहां मान लिया 40% भी शहरी आबादी हुई तो 165 में 40 से कर 65-70 करोड़ लोग जो है शहरों में रह रहे होंगे। और ऐसे में हमारे शहरों में बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न होगी। कैसे? जैसे शहरीकरण के परिवहन की समस्या, आवास की समस्या, बुनियादी ढांचे की समस्या, प्रदूषण नियंत्रण, इन सब के सस्टेनेबल समाधान या स्थायी समाधान की जरूरत होगी। इसके लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए परिवहन, आवास, बुनियादी ढांचे और प्रदूषण नियंत्रण को अनुकूलित करने वाली टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को करना होगा, ताकि हमारे शहर के जो है रहने होंगे, जिसमें से स्मार्ट शहर सारी चीजें हैं वो इसी प्रौद्योगिकी पर, इन्हीं प्रौद्योगिकी आधारित चीजों पर निर्भर कर रही है। और उपयुक्त ये सारी चीजें जो कह रही हैं, इन जो अभी जितनी भी चुनौतियां बताई या जितने भी हम इन चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी आवश्यकताएं हैं, इनके प्रति जो दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ अगर हमें आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों से निपटने और टिकाऊ भविष्य को सक्षम बनाने की परिवर्तनकारी क्षमता है। इन्हीं प्रौद्योगिकियों के जरिए हम महत्वपूर्ण जो सामाजिक चुनौतियां हैं उनसे और जो सस्टेनेबल भविष्य है उसके तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भारत एक उभरती हुई वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाशक्ति है। अभी तो हमने अपने बारे में बताया विज्ञान प्रौद्योगिकी उपलब्धियां। ये कह रहे हैं कि भारत एक उभरती हुई वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाशक्ति है। ऐसे कहने से कोई मान लेगा? नहीं मानेगा। उसके लिए कुछ आंकड़े हैं। जैसे एक ऑस्ट्रेलिया की संस्था है, उसके एक दीर्घकालिक अनुसंधान और निवेश पुरस्कार रिपोर्ट अगस्त 2024 में आई थी। इसका कहना है कि ये भारत को एक उभरती हुई वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में ये स्थापित करती है। इस रिपोर्ट में रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, उन्नत सामग्री डोमेन जैसे 64 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में से 45 के देशों के शीर्ष क्विंटल, यानी जो शीर्ष देश हैं उसमें जो है शीर्ष क्विंटाइल मतलब शीर्ष 4 देशों में, शीर्ष 1/4 देशों में भारत की प्रमुखता का इसमें पता चला है कि इन प्रौद्योगिकियों में से जो 64 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में से 45 में से भारत शीर्ष जो 1/4 देशों में शामिल है। और स्मार्ट सामग्री, जैव ईंधन, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, एआई एल्गोरिथम, फोटोवोल्टिक्स, साइबर सुरक्षा, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, उन्नत ऑप्टिकल संचार, फोटोनिक्स, ड्रोन और रोबोटिक्स में तो भारत को नेतृत्वकारी क्षमता हासिल है। ये बात ये रिपोर्ट बताती है। ऐसे में ये उपलब्धियां एक प्रभावशाली अनुसंधान पोर्टफोलियो को दर्शाती है कि हमारे यहाँ पे रिसर्च अनुसंधान एक बेहतर हो रहा है। अब इस बौद्धिक पूंजी को हमें मापनीय और उच्च प्रभाव वाले तकनीकी बुनियादी ढांचे में तब्दील करने की जरूरत है। यानी अब इनसे हमें व्यवहारिक धरातल पर उतारना है ताकि इनका बेहतर रूप से इस्तेमाल कर सके।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार इस दिशा में कई सारे मिशनों के जरिए यह काम चला रही है, जैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन, इंडिया एआई मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और मिशन मौसम सहित अन्य उच्च स्तरीय मिशन संचालित पहलों की एक श्रृंखला शुरू की गई है कि इन्हीं जो हम क्षेत्र हैं इनमें हम व्यवहारिक स्तर पे एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर सके। ठीक है, भारत द्वारा इसके अतिरिक्त पारंपरिक ज्ञान को भी आधुनिक प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इनका कहना है कि हमारे पास बहुत ढेर सारा प्राकृतिक जो है पारंपरिक ज्ञान है, जो रसायन से लेके मेटलर्जी से लेके आयुर्वेद से लेके जैव विविधता से लेके विभिन्न क्षेत्रों के हैं। हमें उनको ढूंढना है, आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए उन्हें कैसे समायोजित किया जाए, उनका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाए, इस पर भी हमें बल देने की आवश्यकता है। देखिए, इसमें एआई और अन्य प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके भारत में वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति के लिए ये एक नया प्रतिमान बनने की क्षमता है, जो प्राचीन ज्ञान को अत्याधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने वाला अभिनव समाधान पेश करता है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि एक फाउंडेशन की स्थापना की गई है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF। ये ANRF अधिनियम 2023 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है, जिससे ये स्थापना जो है, ये फाउंडेशन अपने तकनीकी नेतृत्व को मजबूत कर रहा है और हमारे अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र में एक आदर्श बदलाव को चिन्हित कर रहा है। इस अनुसंधान के द्वारा वैज्ञानिक सफलताओं और क्रॉस सेक्टरल सहयोग, सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में नहीं, एक क्षेत्र के विभिन्न अनेक क्षेत्रों में जो आपस में सहयोग है उसके लिए एक बहुचरणीय रोडमैप ये चलाएगा। उच्च प्रभाव अनुसंधान के लिए संसाधन आवंटन को अनुकूलित करेगा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा, पीर रिव्यू करेगा, अनुदान देगा, आदि ये सारी चीजें करेगा। साथ ही साथ ये सरकार, शिक्षा और उद्योग जगत, इन तीनों के बीच ये प्रयासों में समन्वय लाएगा और एक केंद्रीय गठबंधन के रूप में ये कार्य करते हुए वैश्विक अनुसंधान संघों के साथ भारत की भागीदारी बढ़ाते हुए वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में ये आगे ले जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ चीजें हैं। अब भविष्य की राह के रूप में देखें तो ये जो सारी चीजें दिखा रही हैं वो क्या दिखा रही है कि भारत को एक तो देखा जाए तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो वैश्विक नेता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है और क्षेत्रों में है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में भी एक वैश्विक नेता के रूप में हम आकांक्षा भी रखते हैं और हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। हालांकि अब हमें निवेशों को, सामंजस्यपूर्ण सहयोगों को एक मजबूत वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि उसका लाभ हमें मिल सके। और बौद्धिक पूंजी का पोषण करके, सार्वजनिक निजी गठबंधनों को मजबूत करके, ट्रांसफॉर्मेटिव या परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देकर भारत एक उत्पादक मैन्युफैक्चरिंग राष्ट्र बनने और रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्राप्त करने की दिशा में एक निश्चित मार्ग तैयार कर रहा है। साथ ही साथ देश के सामाजिक आर्थिक विकास को भी गति दे रहा है। अब जैसे कैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कर रही है, अभी आपको लग रहा है ना कि F404 अमेरिका इतना करता रहा, नहीं है, सही है, वो है। हालांकि कुछ डिप्लोमेटिक भी रहा होगा। अभी ये बात चला कि भारत पुनः जो है कावेरी इंजन पे काम करना शुरू कर रहा है। उसके थोड़े ही दिन बाद वहां से जेई इंजन का द्वारा, जो जेई है जो 404 इंजन बनाता है या 414 बनाता है, उसने कहा कि नहीं, हम कहीं दूसरे देश से हम आपको इंजन उपलब्ध करा देते हैं, तब तक आप इस्तेमाल करिए। वो यूं ही हम दूसरा इंजन ला रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भारत जैसा साधन संपन्न, कैसा ह्यूमन रिसोर्स में साधन संपन्न देश अगर ठान ले, क्योंकि अमेरिका में जो भी आज आप देखें रिसर्च और डेवलपमेंट अभी दिख रहा है उसमें से ज्यादातर तो भारतीय ही हैं। वो खुद वहां की सरकारें कह रहे हैं कि हम अगर H1B वीजा नहीं देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। H1B1 वीजा क्या है? हाई स्किल लेबर को वहां पे देना है जो वहां पे उपलब्ध न हो पाए। तो ऐसे में अगर भारत ठान ले कि हमें अपने स्तर पे ही करना है तो ये मुश्किल नहीं है। इसीलिए देखा जाए कि आपको दीर्घकाल रूप से अपने लिए अपने स्तर पे, इंडियनाइजेशन के स्तर पे कोशिश करनी पड़ेगी। हर क्षेत्र में कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो विज्ञान प्रौद्योगिकी सचिव की आर्टिकल हो गया। अगला जो है ज्ञान और तकनीकी केंद्र के रूप में भारत, ये डॉक्टर BK सारस्वत जी की का लेख है।
नीति आयोग के सदस्य हैं और डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल या अध्यक्ष भी रहे हैं। डीआरडीओ का अध्यक्ष जो है रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार भी होते हैं और रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अनुसंधान करते हैं। लेकिन इससे आप ये मत सोचिएगा कि रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान डीआरडीओ करता है तो उसका अन्य जो है पहलू नहीं होता है। हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है इस लेख के जरिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो हम रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसका व्यवहारिक जितना इस्तेमाल होता है वो तभी वो जाके वाकई में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का हमारा लक्ष्य है कि जो विज्ञान के अनुसंधान है या जो विज्ञान के सिद्धांत हैं उनका व्यवहारिक जीवन के लिए, आम लोगों के लिए, मानवता के लिए, प्रकृति के लिए, नेचर के लिए कितना हम उसका सकारात्मक इस्तेमाल करते हैं। और डिस्ट्रक्टिव भी करते हैं, लेकिन वो पहलू विज्ञान प्रौद्योगिकी का तो नहीं होता, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी का तो होता है। वही कहावत है कि पानी प्यास बुझाएगा तो डुबोएगा भी। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, चूँकि वो भी सारस्वत जी के ही पद पे रह चुके हैं, उनकी और जो हमारा अग्नि मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम है या त्रिशूल है, पृथ्वी है, ये सारे कार्यक्रम उन्हीं के नेतृत्व से शुरू किए गए थे डीआरडीओ में 1983 में। इसमें भी है, थोड़ा बताएंगे। उनसे जब पूछा गया तो उनको उनके जीवन में एज ए डीआरडीओ में उनका सबसे महत्वपूर्ण क्या लगा, तो उनको कहना था कि जब वो जयपुर फूट का आपने नाम सुना होगा कि वो जो किसी तरह से जो विकलांग हो गए होते हैं उनको आर्टिफिशियल पैर या इस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती जो उनको चलने फिरने में आसानी हो। पहले जो होता था वो मटेरियल इतना हैवी रहता था कि उनके लिए मुसीबत होती थी। तो कलाम साहब जब डीआरडीओ में थे तो डीआरडीओ ने जयपुर फूड के साथ करके एक ये किया कि बहुत एलाय ऐसा मटेरियल जो बहुत मजबूत था और बहुत हल्का था। और जब उसके साथ उनका कहना है कि जब उन मटेरियल का उन लोगों के जीवन में जब सकारात्मक प्रभाव देखा तो वो कहते हैं कि वो मेरे साइंटिफिक जीवन की सर्वोच्च अनुभूति थी मुझे। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पहलू होते हैं। अब इसी पर्सपेक्टिव में आइए हम इनके लेख को समझते हैं। इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इन्होंने खुद ही अपना आर्टिकल में बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल लिखा और उसमें खुद ही उन्होंने हेडिंग भी दी है। उसको हम और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि और सरल तरीके से आपको समझ में आ जाए। बाकी जो चीजें उन्होंने लिखी है वो ऐसी एज इट इज इसमें हमने रहने दी है। देखिए, परिचय के रूप में ये कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी के सामंजस्य से भारत का आर्थिक विकास इतनी तेजी से संभव हो पाया है और ये प्रौद्योगिकी ही हमारी प्रगति का मूल आधार रही है, ये कह रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी जनित विकास के से ही कार्यकुशलता, नवाचार, उत्पादकता बढ़ाने में कामयाबी हासिल हुई है, जिससे भारत वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। भारत ने कई दशकों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विकास यात्रा में अनेक क्रांतिकारी उपलब्धियां हासिल की है। ये आज से भाई विज्ञान सचिव ने तो 10 साल का दिखाया, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आज से हमने किया है, हमने कई दशकों से ये किया है। वो बता रहे हैं कि भारत ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के दौर से ही प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य पर जोर दिया है तथा अनाज और दुग्ध उत्पादन के साथ ही परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी हमने जबरदस्त तरक्की की है। अभी समझाएंगे कि क्या बात ये कहना चाहते हैं, ठीक है। कि देखिए, ग्रीन जो है हरित क्रांति से क्या था कि कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, नए इनपुट का प्रयोग करके उसके उत्पादन में कई गुना जो है वृद्धि करना, और निश्चित रूप से ये किया गया। हालांकि उसके दुष्प्रभाव भी आए, तो फिर दूसरी तरह की एप्रोप्रिएट प्रौद्योगिकी की बात वही एमएस स्वामीनाथन आयोग कह रहे हैं। साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रफल में जो श्वेत क्रांति आई थी उसमें जब दूध का हमने पॉस्चराइजेशन करना शुरू किया और उसके पाउडर बनाना शुरू किया, उसके बाद दूध क्षेत्र में क्रांति आई, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी का योगदान है। बाकी परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में तो आगे हम आपको डिटेल में ये दिखाएंगे ही। ये कह रहे हैं कि देश ने सुपर कंप्यूटर तक पहुंच से इनकार करने की बात आई। देखिए, मैं कल शायद विज्ञान प्रौद्योगिकी में पढ़ा रहा था या किसी करंट वाले में बता रहा था आप लोग को। उसमें यह है कि हमारा हुआ क्या कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर हम क्यों जो है फाइटर प्लेन का हम इंजन नहीं बना पा रहे हैं, हम दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें क्रिटिकल होती हैं,
क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है वो ड्यूल पर्पज होती हैं। उनका इस्तेमाल मिलिट्री और नागरिक दोनों उद्देश्यों में किया जा सकता है। आप याद करिए, जब हम पहले तो शुरू से ही हमारा एक अप्रोच रहा है कि हम अमेरिका हमसे दूर रहा है। हमने अपना गुटनिरपेक्ष नीति बनाई थी जो कि ठीक भी था। हमारी आज़ाद होता ही देश किसी न किसी साम्राज्यवादी या साम्यवादी व्यवस्था के गुटों में शामिल हो जाता, तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी वो नीति ने हमें थोड़ा नुकसान पहुंचाया, मतलब प्रैक्टिकली नुकसान पहुंचाया, क्योंकि हम जो प्रौद्योगिकी मिल सकती थी उन प्रौद्योगिकियों से जो उस समय विकसित देश थे जिन्होंने पहले से रिसर्च किया था और हमें औपनिवेशिक सत्ता ने रिसर्च नहीं करने दिया था, जानबूझ के हमारे यहाँ वो डेवलप ना हो जाए, उससे थोड़ा दूर हो गए। और शुरुआत में जब रिसर्च हो रहा था तो उतना IPR और इस तरह की चीज़ें भी नहीं थी। फिर हम अपने तरफ से कोशिश करना शुरू करते हैं और हमको एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने न्यूक्लियर को जो है युवा की भाभा जी कहते थे कि हमें परीक्षण कर लेना चाहिए, लेकिन उस समय की राजनीतिक सत्ता ने या जो भी किसी भी कारणवश उसको नहीं होने दिया। और बाद में आ गया एनपीटी के कारण जब हमने 1974 में हमने वो काम किया जो कि करना चाहिए था, जो हमने किया भी, लेकिन उसके कारण हम पे प्रतिबंध लग गए और हमको वो प्रतिबंध के कारण हम साइंटिफिक बिरादरी से काफी दूर हो गए। हालांकि सोवियत संघ के 71 के युद्ध के दौरान हम सोवियत संघ के करीब हो गए थे, जिसके कारण सोवियत संघ की प्रौद्योगिकी काफी हद तक, हालांकि सोवियत संघ भी चूंकि टेक्निकल उससे था, फिर भी वो काफी हद तक हमें कुछ न कुछ प्रौद्योगिकी मिलने लगी। लेकिन कई सारी प्रौद्योगिकियां ऐसी होती हैं जिनका उपयोग बहुत जरूरी होता है, जैसे सुपर कंप्यूटर का क्षेत्र हो, जैसे और भी छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी, ऐसा नहीं कि सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी उसमें आ जाएगा कि ड्यूअल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर वो परमाणु बम के लिए है और इस पर प्रतिबंध लगा दो, और फिर वो नहीं मिलेगा तो आप आगे का काम कैसे कर सकते हो। तो इसलिए हम पिछड़ते चले गए, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी, हमने बहुत कोशिश किया। हमने 1990 से लेकर 2000 के दशक में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अन्य ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी प्रगति की। हमने खुद का अपने दिमाग को टटोला, जितना हमारे पास संसाधन हो सकता था उसके साथ हमने आगे बढ़ी। और ज्ञान के क्षेत्र में भारत सदा से ही अग्रणी रहा है और नवाचार की दिशा में चल रहे बदलाव से प्रेरणा लेकर देश अनुसंधान को व्यवहारिक रूप से अपनाने पर हमेशा से ध्यान केंद्रित करता रहा है। इस अहम प्रक्रिया से सैद्धांतिक उपलब्धियों और व्यवहारिक प्रयोगों के बीच का अंतराल भरना संभव हुआ है, जिससे समाज के सभी वर्गों को विकास के लाभ पहुंचाने की निश्चित व्यवस्था हो पाई है, ऐसा ये कहते हैं। इनका कहना है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य, देखिए ये बताते हैं, ये कहते हैं सारस्वत जी की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति न केवल जीवन स्तर में सुधार लाया है, बल्कि यह नए अवसरों का भी आधार तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने निरंतर इस बात पर जोर दिया है कि देश की जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी प्रमुख चुनौतियों से निपटने में देश का वैज्ञानिक सामर्थ्य पूरी तरह से सक्षम हो। इन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए नवाचारों को अनुसंधान प्रयोगशालाओं से निकालकर बाजार में लाना, यानी व्यवहारिक जीवन में लाना बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा ये कहते हैं। ऐसा ये भारत के भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति भारत का संकल्प अनुसंधान और विकास कार्यों में बढ़ते निवेश से भी साफ परिलक्षित होता है। कैसे निवेश? देखिए, विगत दशक में अनुसंधान और विकास पर कुल व्यय दुगना हो गया है। जैसे हमने देखा था ना कि हमारा जो वैज्ञानिक उसमें प्रगति हुई है, 7 से 3 पे आए या 81 से 42 पे आए। तो कैसे आए? क्योंकि हमने विज्ञान और अनुसंधान और विकास पर कुल व्यय दुगना करके बढ़ा के 2020-21 में 1,27,386 करोड़ हो गया है। इसके बावजूद भी अभी उसमें हमने देखा था कि जीडीपी के परसेंटेज के रूप में ये 0.64 है, जो कि वैश्विक औसत का 1/3 भी नहीं। तो अभी इसमें बहुत कुछ किए जाने की संभावना है। इसमें से अधिकांश व्यय सरकारी साधनों से आया है, निजी क्षेत्र का योगदान भी बढ़ रहा है और 2020-21 में यह 36.4% या वर्तमान में जिसे आप कह सकते हो 37% तक पहुंचा है, और वो भी फार्मास्यूटिकल,
आईटी और वस्त्र क्षेत्र में ही दर्ज किया गया, बाकी क्षेत्र में अभी सरकार को ही करना। तो अभी बहुत सारा क्षेत्र है, निजी क्षेत्र को बहुत कुछ करना है, क्योंकि जो जिन देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति की है वहां पे निजी क्षेत्र से बहुत ज्यादा निवेश आया है। और भारत ने अनुसंधान इकोसिस्टम के उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि की है। 2010 से 2020 की अवधि में वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है और हम 7वें स्थान से 3रे स्थान पे पहुंच गए हैं। ये चीजें तो मैं पीछे ही आपको पढ़ा चुका हूं। अब ये देखते हैं, ये बताते हैं कि कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत में नवाचार का मतलब कैसे वो बढ़ाएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी का कैसे कैसे प्रयोग देखा जाएगा। तो पहले है कि भारत में नवाचार का बेहतर इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। कैसे? देखिए, भारत नवाचार इंडेक्स में लगातार बेहतर, वैश्विक नवाचार इंडेक्स में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ये जहां 2015 में 81वें स्थान पर था, वहीं 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। ये अपने आप नहीं हुआ है, सरकार की पहल की गई है। क्या है? स्टार्टअप इंडिया है, अटल इनोवेशन मिशन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे पहलों के बल पर भारत ने वैश्विक प्रगति बढ़ाने की टेक्नोलॉजी की शक्ति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करना शुरू किया है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन क्या है? ये भारत सरकार द्वारा गठित अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले मुख्य स्तंभों के रूप में उभरा है। ये अटल टिंकरिंग लैब विद्यालयों पर जो है लैब स्थापित करती है, रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित करती है। अटल इनक्यूबेशन सेंटर जैसी मिशन की पहलों से विद्यार्थियों और स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए उन्हें प्रौद्योगिकी क्षेत्र का अनुभव और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। देखिए, अटल जो है इनोवेशन मिशन के तहत 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित किया गया है, और जिसके निश्चित रूप से वहां पे वैज्ञान जो है बच्चों के स्तर पे वैज्ञानिक सोच और रिसर्च के अनुसंधान की भावना प्रकट करेगी। और इसी अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से अब तक 12 अटल इनक्यूबेशन सेंटर में रिसर्च और उद्योग को जोड़ने की कोशिश की जाती है, जहां पे अनुसंधान से कुछ व्यवहारिक धरातल पे लाने की कोशिश की जाती है। 14 अटल कम्युनिटी इनोवेशन चैलेंज भी स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को गतिशील बनाने से अहम मदद करते हुए, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हुए हैं। अभी हमने पीछे वाले आर्टिकल में देखा कि भारत में 114 यूनिकॉर्न हैं और 1,40,000 से ज़्यादा स्टार्टअप जो है डेवलप हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये बता रहे हैं कि जो है नवाचार के क्षेत्र में हमारा इकोसिस्टम है। प्रौद्योगिकी के आर्थिक प्रभाव के रूप में ये दिखा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कृषि क्षेत्र में देखा जाए, कृषि क्षेत्र में हम प्रोसीजन फार्मिंग कर रहे हैं। एआई आधारित फसल निगरानी और ड्रोन के माध्यम से उत्पादकता से जबरदस्त सुधार हुआ है। यानी प्रोसेसिंग फार्मिंग क्या है? जब जिस चीजों की जरूरत हो तब कृषि में देना हो। आदमी बहुत दूर से रहते हुए अपने फसल का नियंत्रण कर रहा है। कृषि में हवा, पानी और कहते हैं मिट्टी और उर्वरकों क्या गुणवत्ता होता है। जैसे आप ही सोचो एक चीज कि आपको भूख लगी हो और आपको भूख लगी हो 2 रोटी की, कोई आपको 1 रोटी दे दे, चलो खा लोगे, आधा भूखे रह जाओगे। और पता चला कि आपको 2 रोटी की भूख लगी है, कोई 10 रोटी आपके सामने रखते, है ना? तो आप इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं या तो ओवर ईटिंग कर लोगे या तो अंडर ईटिंग हो जाएगा। अब कोई ऐसी चीज रहे जो कि जितनी जरूरत हो उतनी ही चीजें आपको दे। 2 रोटी की जरूरत हो तो 2 रोटी ही आपको दे, 1 गिलास पानी की जरूरत हो तो 1 गिलास ही पानी दे, और जब जरूरत हो तब दे। ऐसी प्रणाली, ऐसी चीजें अगर कृषि के क्षेत्र में पौधों के लिए, वो भी तो लिविंग जो है बॉडीज है, उन्हें भी चाहिए और हमसे आपसे ज्यादा। पता चला यहाँ पे क्या फ्लड इरिगेशन, उनको जब चाहिए पानी तो इतना दे दो कि वो पहले पानी में डूबते ही रहे। यानी ऐसी चीजें कहीं ना कहीं पौधों के उत्पादन को नुकसान पहुंचाती है, और सटीक फार्मिंग में इस चीज से निपटने की कोशिश की जा रही है। और इसका फायदा क्या होगा? अभी हमने देखा था कि जो रिसोर्स कम हो रहे हैं, खाद्यान्नों पर प्रेशर बन रहा है, उन चीजों में यह महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में हमारा योगदान बढ़ा है। जैसे हमने डिजिटल इंटरवेंशन, टेलीमेडिसिन, एआई संचालित निदान, संजीवनी आदि कर रहे हैं। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में इसका हमको लाभ मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रफल में हमें लाभ मिल रहा है, खासतौर से 4.0 उद्योग 4.0 या जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकियां है, इसमें सुधार हुआ है। मेक इन इंडिया जैसी पहलों और 3D प्रिंटिंग और स्मार्ट फैक्ट्री सेटअप के जरिए भी हमें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में हमको लाभ मिल रहा है, और हम वैश्विक स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़े। ये नहीं कि बन गए हैं, बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था, 5G टेक्नोलॉजी पर काम किया है।
कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया है, इंटरनेट ऑफ थिंग के समन्वय पर हमने काम किया है, स्मार्ट सिटीज, टेलीमेडिसिन आदि चीज़ों पर भी हमने बल देना शुरू किया है। देखिए वर्तमान सरकार का है कि भाई 3G में हम पीछे हो गए थे, 4G में हमने साथ लिया, मतलब साथ क्या हम बल्कि 3G में तो बिल्कुल ही पीछे रहे, 4G में हमें दुनिया के कह सकते हो कि फिर पीछे रहे, 5G में हम दुनिया के साथ रहे। लेकिन भारत ने लक्ष्य रखा है कि 6G टेक्नोलॉजी में हम नेतृत्व करेंगे और उसके लिए वो पहल भी कर रहा है। 6G मिशन भी भारत ने लॉन्च कर दिया है। वैज्ञानिक खोजों को व्यवहारिक प्रयोग में बदलने के लिए एक प्रयास शुरू हो गए हैं। देखिए भारत में वैज्ञानिक बुनियादी खोजों को व्यवहारिक प्रयोग में बदलने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक खोजों को वास्तविकता के व्यवहारिकता में बदलना संभव हो सका है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन निधि जो मिशन है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बिराक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारत ने शिक्षण संस्थाओं और उद्योगों के बीच तालमेल को आगे बढ़ाया है। इस संयुक्त पहल से जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने में सफलता मिली है, जिसके बल पर भारत प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण में विश्व के देशों में अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव, ये दिखाते हैं कि प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ रहा है। तो डिजिटल इंडिया और सामाजिक समावेशन, डिजिटल इंडिया मिशन ने कैसे सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया है, वो ये बता रहे हैं कि 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन शुरू की गई थी, जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत में जो डिजिटल डिवाइड थी उसको भरने और सभी तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने, यानी डिजिटल गवर्नेंस को पहुंचाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बेहतर बल था। इसने डिजिटल सुविधाओं और सेवाओं को सभी की पहुंच में लाकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुंच कर दी है। कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर जैसे कार्यक्रमों, और हमारा यूपीआई तो इतना फेमस है कि पूछने की जरूरत नहीं है। सितंबर 2024 में एक महीने में ही 15 अरब से ज़्यादा हमने ट्रांजेक्शन कर दिया, जो दुनिया भर के ट्रांजेक्शन का पूरा मिला लो उससे ज़्यादा बार ट्रांजेक्शन किया गया है। और ये बताता है कि अब डिजिटल प्रौद्योगिकी जो है बहुत सारे बाधाओं को पार करके आम लोगों के जीवन तक पहुंच रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में भी इसने मददगार किया है। देखिए प्रौद्योगिकी के समावेशन से चिकित्सा सेवा उपलब्धता और खासकर टेलीमेडिसिन और एआई चालित निदान के क्षेत्र में इनकी उपलब्धता से क्रांतिकारी बदलाव आया है। हमारे सरकारी केंद्रों में कार्यशील ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के जरिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं अब दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गई हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसी पहलों के कारण सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल मजबूत हुआ है। समूचे स्वास्थ्य देखभाल ढांचे का विकास हुआ। कोविड-19 के दौर में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, उस दौरान में भारत की सरकारी क्षेत्र ने कोवैक्सीन, अपना वैक्सीन कोवैक्सीन को डेवलप करके एक तरह से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में नवाचार और उसके सामर्थ्य को बढ़ाया है। जो है अगला है शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में हमने पहल किया है। देखिए राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बताते हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की नींव रखी है। बहुविषयक शिक्षण हुआ है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशल से लैस कराती है और मजबूत उच्च शिक्षा प्रणाली को विकसित करती है। कोविड-19 के दौर में जब ऑनलाइन शिक्षण में तेजी आई थी तो जो है एडटेक प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ी, सरल भी हुई और ऐसे लोगों तक भी पहुंच बढ़ी जो संभवतः उसको पहले हासिल नहीं कर पाते थे। इसके तहत ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल शिक्षा शास्त्र के विकास से विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी लाभ मिल रहा है और वो भविष्य की जो वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए, चाहे कहीं भी बैठे हों, उनके लिए तो ये पूरी तरह से चरितार्थ है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, अगर भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाती तो क्या हम उसको कर पाते? नहीं कर पाते। तो वही चीज़ें ये बता रहे हैं। प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण नीतिगत प्रभाव भी है, जो है पॉलिसीगत भी चीज़ें हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र में प्रगति हुई है। देखिए रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत का मुख्य ध्यान जो है केंद्रित होने से ही स्वदेशी मिसाइल प्रणालियां, विमान वाहक पोत बना रही उपग्रह रोधी प्रौद्योगिकियां विकसित करने जैसे अनेक बड़ी उपलब्धियां हासिल हमने की है। हमारे पास अपनी खुद की मिसाइल है, MIRV टेक्नोलॉजी है, हमारे पास विमान वाहक पोत विक्रांत तैयार है जो खुद का, एक तो विक्रमादित्य, दूसरे हमने खुद का अपना तैयार किया है। अनेक पनडुब्बियां आदि रक्षा क्षेत्र में हम इंडियनाइजेशन लगातार करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। हम ज्वाइंट वेंचर भी कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस 25% से शुरू करके आज हम 75% तक इंडियनाइजेशन कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। समन्वित गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGDMP और INS विक्रांत भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं को दर्शाती है। देखिए ये प्रोग्राम है, इसी से 1983 में
कलाम साहब जुड़े थे, तो जो भी अग्नि है या पृथ्वी मिसाइल है या त्रिशूल आदि है, 2-4 और है, लेकिन मेन इसमें जो है अग्नि मिसाइल सिस्टम है वो इसी के तहत जो है इस डेवलप हुआ है। और उनकी विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान जो है, डॉक्टर कलाम साहब की किताब भी है, वो कहते थे कि शक्ति ही शक्ति की को महत्व देता है या सम्मान देता है। तो आप ताकतवर रहोगे तो आपको दूसरा देश या दूसरे लोग भी आपको ताकत रहेंगे। हमें लड़ना नहीं है, अपने को मजबूत करना है। इसी साथ साथ रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी नवाचार से भी भारत की युद्धक क्षमता बहुत बड़ी है, ये बात ये बता रहे हैं। रक्षा क्षेत्र के साथ साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में भी प्रगति हुई है, कहने की जरूरत नहीं है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की उस क्षेत्र में उतरा है, उस दक्षिणी क्षेत्र में उतरा है जहां पहले कोई नहीं उतर सका था। और जब वो उतरा था तो कई सारे ब्रिटिश विचारक, ब्रिटिश विशेषज्ञ कहने लगे थे कि अब हमें भारत को जो है अनुदान देने की क्या ज़रूरत है, जबकि वो वैसे क्षेत्रों में वो रिसर्च कर रहा है। ये उनकी कुंठा दिखाता। जब भारत ने पहले ही प्रयास में मंगलयान को सफल कर दिया था तो निवास टाइम ने एक जो है कार्टून बना था जिसमें एक एलीट क्लब बना है शीशे का, वहाँ पे वैश्विक एजेंसियाँ बने हुए हैं और एक किसान हल पे रखा हुआ जाके खटखट कर रहा है। ये उनकी मानसिकता बताती है कि वो हमको वही हल किसान वाला ही सोचते हैं। कब? जब 2013 में हमने मंगलयान छोड़ा था। आज स्थिति ये है कि भारत अमेरिका, चीन और रूस के बाद हर स्थिति में अंतरिक्ष के क्षेत्रफल में हम चौथे स्थान पे हैं। और जो देश हमारा मजाक उड़ा रहे थे, आज वही देश हमारे साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं। निसार इसरो परियोजना या निसार जो है इसका महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये क्षेत्रों में भी हमने काफ़ी आगे किया है। कई सारे जो है उभरती प्रौद्योगिकियाँ हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक है, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में हम नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नेशनल क्वांटम मिशन है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, ये सब उच्च कार्य क्षमता वाली कंप्यूटिंग और अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग क्षमता को भारत की जो है रेखांकित कर रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटेशनल क्षमता को एक लेवल फील्ड बढ़ाना चाह रहा है। जैसे अभी तक जो भी, चाहे सुपर कंप्यूटर भी हो, वो बाइनरी में चलते हैं, 0-1 में। क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई सारे विकल्पों करता है और ये कई गुना ज़्यादा क्षमता इसमें है। उस पर भी हम अपना रिसर्च और आगे बढ़ा रहे हैं। डीप ओशियन मिशन हम ला रहे हैं। हम महासागरीय विज्ञान में, जैसे हमने अभी बताया था ना कि हम गहरे अंतरिक्ष में और गहरे सागर में, तो गहरे सागर में ऐसे थोड़ी ना पहुंच जाओगे, उसके लिए आपके तकनीकी चाहिए। और उसके लिए देखिए हम डीप ओशियन मिशन लाए हैं जो 6000 मीटर की गहराई पे पहुंचकर खनन और इस तरह कर सके। उसके लिए हमने मत्स्य 6000 करके मिशन इसके लिए लॉन्च करना, छोटी सी पनडुब्बी हमने बनाई है। तो अब इसी के साथ साथ हमारा विकसित भारत का जो मिशन है, ये कहते हैं वो ये है कि एक ऐसा विकसित राष्ट्र भारत को बनाना है जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से आर्थिक समृद्धि हासिल की जा सके, सामाजिक समानता लाई जा सके, पर्यावरणीय स्थायु प्राप्त किया जा सके। हमारा विकसित राष्ट्र कैसा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से आर्थिक वृद्धि लाना है, सामाजिक समानता लाना है और पर्यावरणीय स्थायित्व लाना है। और इस विजन, इस विश्वास पर आधारित है कि आत्मनिर्भर और संपन्न देश के निर्माण के लिए भारत अपनी समृद्ध वैज्ञानिक धरोहर और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का प्रयोग कर सकता है। इस मिशन को मूर्त रूप देने के लिए प्रौद्योगिकियों को खासा निवेश करना होगा और नवाचार के लिए उपयुक्त इकोसिस्टम भी तैयार करना होगा। यानी जो समस्याएं रह गई हैं उनको दूर करने की हमें आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए समूचे समाज में वैज्ञानिक मानसिकता डेवलप करने की आवश्यकता होगी। अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ावा देना होगा और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना होगा, वो भी खास तौर पर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। कैसे होगा? भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करने के लिए स्टेम, STEM, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ के क्षेत्रों में शिक्षा और कुशलता विकास करना होगा। और युवा पीढ़ी को जरूरी ज्ञान से संपन्न करके ही भारत यह पक्का विश्वास कर सकता है कि वो अपने नागरिकों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने में संपन्न बना सकता है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना है, यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों के लिए प्रौद्योगिकी सुलभ हो। सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण है कि डिजिटल इंडिया जैसी पहलों का लक्ष्य डिजिटल विभाजन को पाटना था, समाज के हर वर्ग तक प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाना था। जैसे ये सारी चीजें हो, हमें याद रखना है कि जो हम भी प्रौद्योगिकी हो वो सभी के लिए सुलभ हो, सभी के लिए लाभप्रद हो, जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में हम क्या कर सकते हैं? वही जो सारी चीजें कही है वही है कि भारत तीव्र प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार के इस दौर में चौराहे पर खड़ा है। हमारे सामने
4 रास्ते हैं, लेकिन हम चारों पर एक साथ ध्यान देंगे। देखिए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में देश का विजन आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है कि हमें सिर्फ आर्थिक विकास करना, ना, हमें जो है रिसाइलेंस लाना है, हमें लोचशीलता लाना है, हमें आत्मनिर्भरता लाना है और हमें समावेशी भविष्य पर भी टिका रहना है। यानी आर्थिक विकास के साथ साथ हमारा जो तंत्र है, यानी जो हमारा पर्यावरण हो वो लोचशील हो, अर्थव्यवस्था लोचशील हो, आत्मनिर्भर हो, सेल्फ रिलायंट हो और समावेशी हो। ये इन पर भी, इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और विकास के इस पथ पर नई उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को अपनाना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को एक ऐसी अहम ताकत बनाता है जो सभी क्षेत्रों को कवर करे, जिनमें कृषि और स्वास्थ्य देखभाल से लेकर रक्षा, अंतरिक्ष, शिक्षा आदि क्षेत्र भी शामिल हो सके। तभी इस चौराहे वाले का लाभ आप ले सकते हैं। अनुसंधान और वास्तविक विश्व के प्रयोगों के बीच के अंतराल को व्यवहारिक अनुसंधान से दूर करने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि प्रौद्योगिकी विकास का लाभ सब वर्गों तक पहुंचे और नवाचार का लाभ सभी को मिले। भारत की इस विकास यात्रा आगे बढ़ने के साथ ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी स्थायी, समावेशी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सशक्त समाज के निर्माण का मुख्य आधार बने रहेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध और विश्वगुरु भारत प्राप्त हो सकेगा। कहने का अर्थ है कि भारत का विज्ञान प्रौद्योगिकी का या ज्ञान और तकनीक की प्रगति का जो है वो 4 चीज़ें हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए सिर्फ आर्थिक विकास हासिल करना नहीं है, हमको लोचशीलता या सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, हमको समावेशिता भी चाहिए और हमें आत्मनिर्भरता भी चाहिए। इन सारे पहलुओं को हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभव करेगा। और होगा कैसे? विज्ञान प्रौद्योगिकी में सभी समाज के वर्गों को शामिल करना है, उसके लाभ को सभी समाज के वर्गों तक पहुंचाना है और ऐसा करके ही भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में विश्वगुरु बन सकता है। तो ये डॉक्टर बीके सारस्वत जी, जो नीति आयोग के सदस्य और DRDO के पूर्व डायरेक्टर जनरल रहे हैं, उनका लेख रहा है और उनको उन्हीं के शब्दों में थोड़ा बस मैंने आपको कुछ कोशिश किया है कि आसान तरीके से समझा सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज के लिए क्या, बल्कि इस योजना अंक के लिए जो है छुट्टियां पड़ जाने के कारण ये जनवरी तक आ गई थी, नहीं तो दिसंबर तक हो जाता है। महत्वपूर्ण अंक है, इसको देख लीजिएगा। इसके PDF भी हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, हो सकता है आजकल में मिल जाए, तो आप देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं योजना विश्लेषण के अगले अंक में अगले माह या इस माह के अंत में। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।